द डीप डाइव के इस नए और बेहद खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे लीगल कॉन्सेप्ट को अनपैक करने जा रहे हैं जो सिर्फ कानून की किताबों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। ये हमारी इकोनॉमी और बिजनेस की दुनिया पर एक सीधा इम्पैक्ट डालता है। राइट। तो आज के इस डीप डाइव का फोकस है इंजंक्शन। अगर इसे आम बोलचाल की भाषा में कहें तो इसका मतलब होता है अदालती रोक या स्टे ऑर्डर। और आज के इस विश्लेषण के लिए हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अहम प्रावधान है। हाँ, सेक्शन 26 से 42 तक के जो रूल्स हैं। एग्जैक्टली। साथ ही 2018 के कुछ ऐतिहासिक अमेंडमेंट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स जैसे दलपत कुमार और गुजरात बॉटलिंग कंपनी के केसेस भी शामिल हैं। तो हमारा आज का मिशन ये समझना है कि इंजंक्शन आखिर होता क्या है, कोर्ट्स इसे कब और कैसे इस्तेमाल करती हैं, और इसके अलग-अलग प्रकार क्या हैं और कैसे 2018 के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के मामले में इस कानून ने काम करने का तरीका बिल्कुल बदल कर रख दिया है। तो चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। कानून की इस दुनिया में कदम रखने से पहले हमें एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरुआत करनी होगी। वो लैटिन सिद्धांत पैक्टा सन सर्वांडा। बिल्कुल भाई, पैक्टा सन सर्वांडा, जिसका सीधा सा मतलब है अग्रीमेंट्स मस्ट बी केप्ट। यानी जो वादे कॉन्ट्रैक्ट में किए गए हैं उनका पालन हर हाल में होना ही चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि रियल वर्ल्ड कैसे काम करता है। लोग वादे तोड़ते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रीच होते हैं। और जब कोई अपना वादा तोड़ता है तो कानून शांति से नहीं बैठ सकता। ऐसे में कानून नुकसान झेलने वाली पार्टी को रेमेडीज यानी उपचार देता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है जिसे समझना जरूरी है। आमतौर पर जब कॉन्ट्रैक्ट टूटने की बात आती है तो सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आती है? पैसा, डैमेजेस। राइट। डैमेजेस एक लीगल रेमेडी है जहां नुकसान की भरपाई पैसों से की जाती है। लेकिन क्या दुनिया की हर समस्या का इलाज सिर्फ पैसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मान लीजिए किसी पुश्तैनी हवेली को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट था। सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है और उस हवेली को तोड़ने जा रहा है। तो ऐसे में अगर कोर्ट हवेली की कीमत के बराबर पैसे दे भी दे तो उससे इंसाफ नहीं मिलेगा। हवेली तो चली गई ना। या फिर कोई घर के बगल में ऐसी बिल्डिंग बना रहा है जिससे धूप और हवा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तो बाद में कुछ पैसे मिल जाने से वो नुकसान ठीक नहीं होगा। और यहीं से बर्थ होता है इक्विटेबल रेमेडीज का, सामयिक उपचार, जिनका उद्देश्य केवल पैसा देना नहीं बल्कि पूर्ण न्याय सुनिश्चित करना है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्शंस ये वही इक्विटेबल रेमेडीज हैं। इनका फोकस नुकसान की कीमत चुकाने पर नहीं बल्कि नुकसान को होने से रोकने पर होता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 26 के अनुसार इंजंक्शन एक प्रिवेंटिव रिलीफ है। यह एक जुडिशियल ऑर्डर है जो किसी व्यक्ति को कोई विशेष कार्य करने या न करने का निर्देश देता है। एक तरह से ये नुकसान होने से पहले लगाई गई एक ढाल है। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। स्पेसिफिक रिलीफ लॉ के अंदर इंजंक्शन के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके अनपैक करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा सुना जाने वाला टाइप है टेम्पररी इंजंक्शन, अस्थायी निषेधाज्ञा, सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के तहत। हाँ, ये मुकदमे के लंबित रहने के दौरान स्टेटस क्वो यानी यथास्थिति बनाए रखने के लिए दी जाती है। इसको हम एक पॉज बटन की तरह देख सकते हैं, राइट? बहुत सही एनालॉजी है। मान लीजिए किसी जमीन पर विवाद चल रहा है और एक पार्टी वहां रातों रात कंस्ट्रक्शन शुरू कर देती है। और ट्रायल तो सालों चल सकता है। एग्जैक्टली। अगर कोर्ट फैसला आने तक चुप बैठी रही तो वहां एक बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, फिर फैसले का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए कोर्ट पॉज बटन दबाती है। कोर्ट टेम्पररी इंजंक्शन इशू करती है कि जब तक केस का फैसला नहीं आ जाता जमीन जैसी है वैसी ही रहेगी। लेकिन कोर्ट हर किसी को ये पॉज बटन दबाने का हक नहीं देती। हाँ, मैंने रिसर्च में पढ़ा था कि इसके लिए एक बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड टेस्ट है, द ट्राइपार्टाइट टेस्ट, त्रिपक्षीय परीक्षण, जो दलपत कुमार वर्सेस प्रहराद सिंह केस में बहुत अच्छे से समझाया गया था। अदालतों को 3 चीजें देखनी होती हैं। पहली चीज है प्राइमा फेसी केस, यानी प्रथम दृष्टया मामला मजबूत होना चाहिए, केस में दम होना चाहिए। राइट। दूसरी चीज जो कोर्ट देखती है वो है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा का संतुलन। मतलब जज यहाँ एक तराजू की तरह दोनों पार्टीज को तौलते हैं कि इंजंक्शन देने से किसका फायदा है और ना देने से किसका ज्यादा नुकसान है। हाँ, और पल्ला वादी यानी जिसने केस किया है उसके पक्ष में होना चाहिए। और तीसरी शर्त है इररिपेरेबल इंजरी, ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। अगर पैसों से भरपाई हो सकती है तो कोर्ट इंजंक्शन नहीं देगी,
इन तीनों शर्तों के पूरा होने पर ही टेम्पररी इंजंक्शन मिलता है। तो ये तो हुआ पॉज बटन, अब ट्रायल चला, सबूत पेश हुए और केस खत्म हो गया। तब जो फाइनल डिक्री आती है वो दूसरा टाइप है ना? हाँ, उसे परपेचुअल या परमानेंट इंजंक्शन कहते हैं। स्थायी निषेधाज्ञा सेक्शन 37 सबसेक्शन 2 और 38 के तहत। ये एक स्टॉप साइन की तरह है जो हमेशा के लिए लगा दिया जाता है। जैसे किसी कारखाने को नदी में पोल्यूटेंट्स छोड़ने से हमेशा के लिए रोक देना। लेकिन क्या हो अगर किसी ने नुकसान पहुंचाने का काम ऑलरेडी पूरा कर दिया हो? ये एक बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन है और यहीं एंट्री होती है तीसरे प्रकार की, मैंडेटरी इंजंक्शन, आज्ञापक निषेधाज्ञा। सेक्शन 39। अब तक जो दोनों टाइप्स थे वो कुछ न करने का आदेश दे रहे थे। हाँ, पर ये एक पॉजिटिव ऑर्डर है। ये दायित्व के उल्लंघन को रोकने के लिए किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए मजबूर करता है, एक अंडू बटन की तरह। जैसे अगर किसी ने रास्ता रोककर कोई दीवार खड़ी कर दी है, तो कोर्ट सिर्फ ये नहीं कहेगी कि आगे से दीवार मत बनाना, कोर्ट कहेगी कि इस बनी हुई दीवार को गिराओ, पुरानी स्थिति को वापस लाओ। ये सच में एक अंडू बटन है। बिल्कुल। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि कोई काम नहीं करना है, तो अदालत उसे लागू करने के लिए इंजंक्शन दे सकती है। इसमें गुजरात बॉटलिंग कंपनी वर्सेस कोको कोला कंपनी वाला केस बहुत ही रेलेवेंट है। 1995 का लैंडमार्क केस। इस केस में कोका कोला ने गुजरात बॉटलिंग के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें एक नेगेटिव कंडीशन थी कि वो किसी और कंपेटिटर ब्रांड के साथ काम नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। और जब विवाद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इस नेगेटिव कवेनेंट को बिल्कुल वैलिड माना। इसका एक बड़ा ही प्रैक्टिकल उदाहरण एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। मान लीजिए किसी बड़े एक्टर ने किसी प्रोड्यूसर के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि वो 1 साल तक किसी और प्रोड्यूसर के साथ काम नहीं करेगा, और वो एक्टर कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर दूसरी फिल्म की शूटिंग पर निकल जाता है। अब कानून के हिसाब से कोर्ट एक्टर को फिजिकली फोर्स करके एक्टिंग तो नहीं करवा सकती, लेकिन कोर्ट नेगेटिव एग्रीमेंट के आधार पर इंजंक्शन निकालकर उसे दूसरी फिल्म में काम करने से रोक जरूर सकती है। ये बहुत ही पावरफुल टूल है। बिल्कुल। और सेक्शन 40 के तहत इंजंक्शन के साथ साथ डैमेजेस की मांग भी की जा सकती है, राइट? हाँ, अगर वादी चाहे तो इंजंक्शन के साथ डैमेजेस मांग सकता है, या अगर इंजंक्शन नहीं मिल पाता है तो उसके विकल्प के रूप में भी हर्जाना मिल सकता है। अदालत का फोकस कंप्लीट जस्टिस पर होता है। बिल्कुल। लेकिन कोर्ट हर जगह तो इंजंक्शन नहीं दे सकती। सेक्शन 41 में कुछ प्रमुख शर्तें हैं जहां अदालतें इंजंक्शन देने से मना कर देती हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, किसी लंबित न्यायिक कार्यवाही को रोकने के लिए इंजंक्शन नहीं दिया जा सकता। मतलब किसी और कोर्ट में चल रहे केस पर स्टे नहीं लगाया जा सकता। हाँ, और किसी आपराधिक कार्यवाही को रोकने के लिए भी नहीं। कॉटन कॉर्पोरेशन केस में अदालत ने यही साफ किया था कि कानूनी कार्रवाई शुरू करने से रोकने के लिए इंजंक्शन नहीं मिल सकता। इसके अलावा अगर डैमेजेस पर्याप्त राहत दे सकते हैं तो भी इंजंक्शन नहीं मिलेगा। और अगर वादी का उस मामले में कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है तो भी वो कोर्ट से रोक लगाने की मांग नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। अब हम इस डीप डाइव के सबसे अहम और रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट वाले हिस्से पर आते हैं। 2018 का ऐतिहासिक बदलाव, स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट, जिसने नियमों में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट ला दिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर। इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, 2018 से पहले क्या होता था कि देश में कोई बड़ा हाईवे या डैम बन रहा है और दो छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच झगड़ा हो गया। वो कोर्ट गए और उन्होंने प्रोजेक्ट पर इंजंक्शन ले लिया, और उस एक स्टे ऑर्डर की वजह से हजारों करोड़ का पूरा मेगा प्रोजेक्ट वहीं रोक जाता था। मशीनरी खड़ी है, प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, और कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका नुकसान आखिरकार इकोनॉमी को होता था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बुरी तरह प्रभावित होता था। इसीलिए नया सेक्शन 20A जोड़ा गया, जिसने अदालतों को ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, वाटर एंड सैनिटेशन और कम्युनिकेशन जैसे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में इंजंक्शन देने से रोक दिया, बशर्ते उस इंजंक्शन से प्रोजेक्ट में देरी होती हो। मतलब प्राइवेट विवादों के कारण राष्ट्र निर्माण के कामों को रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल। और इन मामलों को तेजी से सुलझाने के लिए सेक्शन 20B और 20C भी लाए गए, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ मिलकर स्पेशल कोर्ट्स बनाने का अधिकार दिया गया। और सबसे क्रांतिकारी कदम ये था कि इन मुकदमों को समन जारी होने के 12 महीने के भीतर निपटाने का लक्ष्य रखा गया। मैक्सिमम 6 महीने के विस्तार के साथ, यानी 18 महीने के अंदर फैसला। ये लीगल सिस्टम के लिए बहुत बड़ा बदलाव है। तो अगर हम पूरे टॉपिक को समराइज करें तो इंजंक्शन सिर्फ एक अदालती रोक नहीं है, ये लॉ और इक्विटी के बीच का एक बेहतरीन संतुलन है, जहां एक तरफ टेम्पररी और परमानेंट इंजंक्शन अधिकारों की रक्षा करते हैं,
वहीं मैंडेटरी इंजंक्शन गलतियों को सुधारने का काम करते हैं। और व्यावसायिक दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट्स की पवित्रता बनाए रखने के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, ताकि कोई सिर्फ पैसे देकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग ना सके। बिल्कुल। तो इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले एक सवाल जो सच में सोचने लायक है। 2018 के संशोधन ने राष्ट्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इंजंक्शन से बचा लिया। राइट। लेकिन अगर देश का विकास ऐसे ही निजी विवादों से ऊपर रखा जाने लगा तो भविष्य में क्या होगा? मतलब आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर की परिभाषा भी तो बदल रही है। एग्जैक्टली। क्या हम ऐसे कानून देख सकते हैं जहां पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर हेल्थ केयर या टेक और डेटा जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज को भी इंजंक्शन से पूरी तरह छूट मिल जाए? अगर किसी बड़ी टेक कंपनी पर रोक लगाने से करोड़ों यूजर्स का डेटा या कनेक्टिविटी रुक जाती है, तो क्या कोर्ट्स वहां भी प्राइवेट राइट्स को पीछे छोड़ देंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये संतुलन आगे जाकर किस करवट बैठेगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।